हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और आप लोगों को ये वीडियोस अब 2 दिन के बाद मिल रही हैं। ठीक है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, क्योंकि मेरे घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाने के कारण ठीक है मैं वीडियो बनाने में असमर्थ रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को उसके लिए मतलब बिना सूचना के इस वीडियो में जो छुट्टी हुई है तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, पर चलिए आज जब मिले हैं तो फिर से उसी एनर्जी और जोश के साथ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो PYQ सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, सब कुछ पढ़ रखा है, सिर्फ फाइनल रिवीजन इन PYQ का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एक के बाद देते जाना है। ठीक है, जितने PYQ हो सकेंगे उतना पढ़ा जाएगा और उतने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग अब कमेंट बॉक्स में दो बिना किसी देरी के। शुरू करते हैं क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन 11 10 तक आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, आज 11 से देखते हैं कितना हो पाएगा, फिर कल से डायरेक्ट 2016 का पेपर शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों की अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। ऑप्शन वे, नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुरोद्भवन हो सकता है। ठीक है, मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल यानी कि ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निछालन हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से सोच के दो। बताओ भाई। तो इसका आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन 1 गलत है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का प्रभाव नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्मजीव का मिट्टी में प्रोलिफिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात अब सही है। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रगति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि IUCN और वन्यजीव प्राणी जात वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन। ठीक है, साइट्स बेसिकली IUCN और साइट्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट देख लो जल्दी से। ठीक है, IUCN क्या है, IUCN UN का एक अंग है, मतलब यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। ठीक है, तो जल्दी से सोचो क्या ऐसा है। ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट सेकंड क्या है, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण को बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। ठीक है, और साइट्स क्या करता है, साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकर है जिसमें शामिल हुए लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी सोचो जल्दी से। हम्म तो अब बताने की कोशिश करो आंसर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट दिन PYQ सॉल्व करने की कुछ स्ट्रैटेजीज बताई थी तो बताया था कि जो बहुत ज़्यादा फैक्ट वाले स्टेटमेंट होते हैं जब आपको एग्जाम हॉल में आंसर नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करना। ठीक है, और जैसे ही आप लोगों ने एक ही रिस्क लिया कि इतना फैक्ट वाला मतलब स्टेटमेंट में ये भी बोल दे कि IUCN यूनाइटेड नेशन का एक अंग है तथा साइट सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय करार है। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करोगे रिस्क लेकर, अगर आता होगा तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, तो वो तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन होगी, पर सबसे रोस्ट कंडीशन उस एग्जाम हॉल में क्या होगी कि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा, तो उसमें सर्वाइव कैसे करना है। तो उसमें सर्वाइव करने का कुछ 2-3 तरीके हैं कि बहुत ज़्यादा फैक्ट वाले स्टेटमेंट को हटा कर देखना। जैसे ही आप लोगों को ये मिल जाता है तुरंत आप लोगों का आंसर आप लोगों के सामने हो जाएगा। पर ये एलिमिनेशन टेक्निक अभी तक तो चलती थी, 2015 से लेकर लगभग 2020 तक इस तरह के क्वेश्चन चलते थे, पर 2023 के बाद से ठीक है बहुत सारे चेंजेस UPSC ने करना चालू कर दिया है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल था 2025 का पेपर। ठीक है, तो उसमें अब आप लोगों को ये है कि बहुत ज़्यादा लेंदी भी पेपर हो गया है। ठीक, अब उस लेंदी पेपर से निपटने का एक ही तरीका है कि आप लोग अब मॉक देना चालू कर दो। ठीक है, मॉक देना चालू कर दो विज़न के। ठीक है, क्योंकि विज़न के जो होते हैं वो बहुत लेंदी वो खुद ही ऑलरेडी बनाते हैं। ठीक है, और आप लोगों को मतलब मेरे हिसाब से देना चाहिए वही टाइम के साथ 9:30 के साथ बैठ जाओ GS का देने के लिए और 2:30 से बैठ जाओ CSET का देने के लिए। ठीक है, स्कोर का कोई मतलब है ही नहीं। अगर आप लोगों के 2 नंबर भी आते हैं ना तो खुश हो जाओ कि आप लोग UPSC के एग्ज़ाम के लिए 2 नंबर ला सकते हो। ठीक है, स्कोर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोग सिर्फ इतना देने की कोशिश करो
कि उस 2 घंटे में जीएस का पेपर आप 3 रीडिंग करके सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब 3 रीडिंग इसलिए बोल रहे हैं कि पहली रीडिंग में आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो एकदम आते हैं, जो श्योर हो आप लोग से, और उसके साथ ही क्या करते जाना है, जो आप लोगों को नहीं आता है क्वेश्चन और जिसको आप लोग सेकंड राउंड में देखना चाहते हो, उस पर मार्क करते जाना। ठीक है, उस पर ऐसे ऐसे मार्क करते जाना। ठीक, तो अब सेकंड राउंड में क्या करना है कि आप लोगों को वही क्वेश्चन दोहराने हैं। ठीक है, उनको देख लो और उसके बाद थर्ड राउंड में उन्हीं के साथ फिर से एक बार देखना है। तो आप लोगों को मान लो कि जो फर्स्ट राउंड होगा वो 45 मिनट, सेकंड राउंड जो होगा वो 30 मिनट, ठीक है, और उसके बाद थर्ड राउंड भी लगभग 30 मिनट का होना चाहिए। जब इस तरह से पेपर को सॉल्व करोगे तब समझ लो कि आप लोगों के लगभग 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, और 30 गलत हो सकते हैं। ठीक है, 60 गलत हो सकते हैं, मतलब 60 सही हो सकते हैं या फिर 70 सही हो सकते हैं और 20 या 30 गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मार्जिन के आसपास रह सकते हो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। और इसको डेवलप करने के लिए मैं पक्का बता रही हूँ कि विज़न का फुल लेंथ टेस्ट इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भले ही वो बहुत, मैंने सुना है कि वो कॉन्फिडेंस को लो कर देता है, तो कॉन्फिडेंस को अगर लो कर रहा है आप लोगों का तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग PYQ लगा चुके हो, ठीक है, मतलब हम सॉल्व करा रहे हैं PYQ, तो अभी तो मैं तो बहुत पीछे हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को, मान लो कि आज कितनी तारीख है, आज है लगभग 11 तारीख। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को एट द एंड तक सारे PYQ 2025 तक सॉल्व करा दूंगी, पर मैं PYQ ही सॉल्व करा रही हूँ। आप लोगों का एक्स्ट्रा टाइम में रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस का वो जो टाइम है वो अभी बच रहा है। ठीक है, तो 9:30 वाली प्रैक्टिस मैं तो नहीं करा पा रही हूँ, वो आप लोगों को स्वयं करनी है। ठीक है, क्योंकि इस साल कुछ सुविधाएं मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है। मैं आप लोगों को प्लान बता सकती हूँ, अगर आप लोग उसको फॉलो करोगे तो शायद आप लोगों का जो जीवन, मतलब जो आप लोगों की जर्नी है वो ईजी हो जाएगी। ठीक है, और मैं सबसे रोस्ट कंडीशन में आप लोगों को सर्वाइव करना सिखा रही हूँ। ठीक है, जब सारी चीज़ें होती हैं तो बच्चा खुद ही जानता है कि उसको क्या करना है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया है कि B सही है। चलिए हम लोग अब बिना किसी बात के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत जो है FRP यानी कि फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। तो ये देखो, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को अगर आते होंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है, लाइव एग्जाम्पल है, तभी इनको छूना। ठीक है, क्योंकि इनमें आप ना गेस कर पाओगे और ना ही आप लोगों को रिस्क लेने का कोई भी तरीका वहाँ बचता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आप लोगों को लगेगा कि गन्ना क्रॉप है, अब क्रॉप से लेकर सारे मंत्रालय हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं आता होगा तो इसको इस तरह के फैक्ट को थोड़ा इग्नोर करना क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन A है। ठीक है, लेकिन ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एग्जाम हॉल में इस तरह के क्वेश्चन आप बिल्कुल इग्नोर करो, क्योंकि इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं गलत होने के, जब ना आता हो। ठीक है, और जब आता होगा तो बहुत ईजी भी है सही करने के। ठीक है, अब देखो, सरकार जो है वो हमारे फसलों के लिए क्या लगाती है, MSP लगाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, जिससे हमारे किसानों का लॉस ना हो। ठीक है, हर एक बेकार से बेकार कंडीशन में उनको सरवाइव करने के लिए जितने मूल्य निर्धारित किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा उस क्रॉप के लिए, वो देते हैं मिनिमम। ठीक है, इसी तरह जो हमारी सारी क्रॉप्स हैं उन पर MSP लगता है, और MSP का सेम है FRP, लेकिन वो क्या है, वो केवल गन्ना पर लगता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को अब FRP के बारे में पता चल चुकी है। तो पहले MSP की लिस्ट ये मैं लेके आई हूँ, बहुत अच्छी है। ठीक है, इसको आप लोग अपने पास स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, इसमें 22 और +2 डेराइव्ड यानी कि 24 टोटल क्रॉप है। ठीक है, इनके लिए सरकार MSP लगाती है, और इनकी आप लोगों को लिस्ट जबान पर रटी होनी चाहिए। पहला, खरीफ क्रॉप में, खरीफ जो क्रॉप है उनमें 14 ऐसी क्रॉप है जिस पर गवर्नमेंट MSP लगाती है। पहला, सीरियल्स में कौन सी, पेडी, ज्वार, बाजरा, रागी और मेज़। ठीक है, उसके बाद पल्सेस में तूर, मूंग और उड़द। ठीक है, उसके बाद ऑयल सीड में क्या है, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सनफ्लावर है ना, और उसके बाद सीसमम, उसके बाद नाइजर सीड। ठीक है, तो ये इतना याद रख सकते हो। उसके बाद कैश क्रॉप में कौन है, कॉटन। ठीक, तो ये 14 खरीफ की क्रॉप हो गई। फिर राबी की क्रॉप में कौन कौन सी, वीट एंड बार्ले, ग्राम एंड मसूर, रैपसीड एंड मस्टर्ड एंड सनफ्लावर ऑयल। ठीक, तो ये इतनी क्या हो गई, राबी की क्रॉप हो गई। उसके बाद आप लोगों को कॉमर्शियल क्रॉप में कौन कौन सी, कोपरा और जूट।
ठीक है, तो इसको याद रखना। उसके बाद डेराइव्ड में मैंने जो बताया था दो, वो कौन कौन सी हैं? तोरिया यानी कि फ्रॉम रेप सीड एंड मस्टर्ड, मस्टर्ड से बनती हैं, इन पर एमएसपी लगाया जाता है। ठीक, तोरिया ये कुछ ऐसी इमेज जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद डी हस्क्ड कोकोनट, ठीक है, तो डी हस्क्ड कोकोनट पर भी ये क्या है? डेराइव्ड क्रॉप है, जो एमएसपी इस पर गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। अब आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है खरीफ और राबी और जायद इन सब की टाइमिंग और स्टार्टिंग पीरियड को लेकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता दूं कि यूपीएससी का पीवाईक्यू डायरेक्ट इसी टॉपिक पर बन चुका है कि खरीफ का सीज़न कब से कब तक होता है। ठीक है, स्टेटमेंट तो कई बार बीच बीच में ऐसे करके चालू कर दिए गए हैं और उल्टा पुल्टा एक दूसरे में कर देते हैं, ये आदत है। ठीक है, इन लोगों की। उसके बाद खरीफ में क्या है कि सोन यानी कि कब इन लोगों का बोने का टाइम पीरियड होता है, तो जून से जुलाई क्या करते हैं? जून से जुलाई में मानसून सीजन में ये क्रॉप को बोते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग मतलब काटने का काम कब होता है? सितंबर से अक्टूबर। ठीक है, नीड्स क्या होती? हाई रेनफॉल और 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, उसके बाद वार्म्ड एंड ह्यूमिड क्या है? क्लाइमेट उन लोगों को चाहिए होता है, जिसमें राइस, मेज़, माजरा नहीं बाजरा कॉटन और सोयाबीन ऑयल। ठीक है, मतलब सोयाबीन सीड। उसके बाद राबी का जो बोने का टाइम होता है वो अक्टूबर से दिसंबर। काटने यानी कि हार्वेस्ट का जो टाइम होता है वो अप्रैल से जून। और नीड्स इसमें क्या होती है? कूल क्लाइमेट चाहिए होता है और लेस वाटर चाहिए होता है। ठीक है, जिसमें वीट, बार्ले, मस्टर्ड, पीस ये सब क्रॉप शामिल है। उसके बाद जायद जो इस टाइम का पीरियड चल रहा है वो जायद की क्रॉप का बोला जाता है। ठीक है, मार्च से जुलाई तक जायद का क्रॉप होता है। इसी में आप लोगों को दिख रहा होगा कि मम्मियाँ बहुत बरसाइत पूजती हैं, मतलब जो वट वृक्ष पूजा होती है। और खरबूज और तरबूजे बहुत सारे इस मौसम में आप लोगों को दिखते मिल जाएंगे। तो इसमें वाटरमेलन और उसके बाद मस्क मेलन, फिर कोकम्बर, ये सब सारी क्रॉप आप लोगों को दिखेंगी। बिटवीन राबी एंड खरीफ का जो सीज़न होता है जो यानी कि मार्च और जुलाई। और नीड क्या है? शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कि 60 से 90 डेज़ का वो टाइम पीरियड इन लोगों का होता है और उसी में ये जो है बोई जाती है। फिर पूरा साल अगले साल ही इन लोगों का सीज़न आता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 देखो। विषुवतीय प्रतिधाराओं यानी कि इक्वेटोरियल करंट काउंटर करंट्स के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। ऑप्शन बी, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस। ऑप्शन सी, जल की लवणता में अंतर। ऑप्शन डी, विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला यानी कि बेल्ट ऑफ कॉम का होना। ठीक है, तो आप लोग अब इसका आंसर ज़रा सोच कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को ऑप्शन बी सही है। ठीक, क्योंकि ये रहा एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने। दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण यानी कि कन्वर्जेंस मुख्य कारण है जल के संचय का, जिसमें उत्तर और दक्षिण विषुवतीय धाराएं क्या होती है? व्यापारिक पवनों के कारण पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, जिससे महासागर के पश्चिमी भाग में जल का रास्ता बढ़ जाता है। अभिसरण क्या होता है? कन्वर्जेंस। यहाँ जो होता है ये दो धाराएं मिलती हैं, मतलब एक मान लो कि हॉट है और एक कोल्ड। ठीक है, तो ये जो एरिया है वो कंजर्वेशन एरिया है और जब ये दोनों धाराएं आपस में मिल जाएंगी तो ये क्या होती है? कंजर्वेशन वाटर करंट होती है। ठीक है, मतलब कन्वर्जेंस। ठीक है, यहाँ दो धाराएं मिलती हैं, वहाँ जल का भारी जमाव होता है यानी कि कन्वर्जेंस होता है। और उसके बाद संतुलन, पश्चिमी में जमा हुए अतिरिक्त जल के स्तरों के संतुलित करने के कारण ठीक है जल का वापस पूर्व की ओर बहने लगता है। इसी रिटर्न फ्लो को विषुवतीय प्रतिधारा कहा जाता है। नोट क्या है? नोट में यद्यपि पृथ्वी का घूर्णन और कोरियोलिस बल धाराओं की दिशा को प्रभावित करते हैं, लेकिन प्रतिधारा का मुख्य रूप से पूर्व की ओर बहने का प्राथमिक कारण क्या है? दो विषुवतीय धाराओं के अभिसरण से उत्पन्न जल का ढाल। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से आते हैं। एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो। एक बार तीर्थ स्थान और दूसरी अवस्थिति और पूछा गया कौन सा उपर्युक्त सही है। तो श्रीशैलम बोला गया। श्रीशैलम कहाँ है? नल्लामलाई पहाड़ी पर है। ओंकारेश्वर सतमाला पहाड़ियों पर है। पुष्कर महादेव की पहाड़ियों पर है। ठीक है, तो आप लोग सोचोगे कि मुझे इसमें अगर कुछ भी नहीं पता है तब तो पुष्कर पता है,
कि पुष्कर कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है, लेकिन महादेव की पहाड़ियाँ भी उसके सामने सही है, ठीक है। तो इसका आंसर ज़रा सोचने की कोशिश करो एक बार। तो इसका आंसर जो आप लोगों को पता है वही केवल सही है, ठीक है। तो पुष्कर ही सिर्फ इसका सही आंसर है, ठीक है। बाकी अगर ओंकारेश्वर की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में मांधता की पहाड़ी पर है, मांधता, ठीक है, मांधता की पहाड़ी पर है। और अगर श्रीशैलम की बात करें, ठीक है, तो ये श्रीशैलम, आप लोग मिला लेना, इसका आंसर मुझे 1 और 3 सही लग रहा है, ठीक है। शायद ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि श्रीशैलम भी सही है, नल्ला मलाई की पहाड़ियों पर है। ओंकारेश्वर तो गलत है क्योंकि ये मांधता की पहाड़ियों पर है, बाकी पुष्कर भी सही है, ठीक है। तो एक बार आप लोग भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पहला, रॉलेट अधिनियम क्या था, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। सेडिशन कमेटी याद करो, कुछ ऐसा पढ़ा था। ऑप्शन 2 क्या है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट तीसरा, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन में रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए थे। तो कौन सा उपर्युक्त में से सही है, केवल एक और दो और तीन, या फिर 1, 2 और 3। तो इसका भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि हम लोगों को 2015 का सेट लगभग ख़त्म करना है आज। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि ये तीसरा वाला गलत है, क्योंकि साइमन कमीशन की बात तो रॉलेट सत्याग्रह में कुछ तो बैठता ही नहीं उसको जोड़ने का, ठीक है। तो साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन में रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए कुछ, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किनका इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख में देखा गया है। देखो उस टाइम पर तो इबोला वायरस न्यूज़ में था, इसीलिए इबोला वायरस को लेकर क्वेश्चन बन गया। पर आप लोगों को 2026 में चिंता मत करो, इसको लेकर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों को अब क्या मिल सकता है, हंता वायरस देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा अभी भी रिसेंट में न्यूज़ में चलने लगा है। और उसके बाद वो 1 साल के करंट अफेयर में आप लोगों को करवा दिया जा चुका होगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को एड्स के बारे में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, यानी कि कैंसर जो होता है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन को लेकर मिल सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं 2026 के ट्रेंड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देख लो, निम्नलिखित में से किनका इबोला विषाणु के प्रकोप में योगदान रहा है। तो गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया, क्योंकि इन्हीं से, यही देश जो हैं उनसे शुरुआत हुई थी। इबोला वायरस बैट की वजह से होता है, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को इबोला वायरस के बारे में कुछ थोड़ा दिखाना चाहूँगी, तो आप लोग देख लीजिए। देखो इबोला वायरस, ये आप लोगों को रीजन दिख रहे होंगे, वेस्ट अफ्रीका का पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ पर जब ये न्यू आया था तो वहाँ पर ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है, जिसमें आप लोगों को गुयाना, सिएरा लियोन, नाइजीरिया, सूडान, DRC, ठीक है, गबॉन, ठीक है, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और लाइबेरिया, ये सारे देश ऐसे कुछ करके दिख रहा होगा। की फैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इबोला वायरस कैन बी यूज्ड एज अ बायो टेररिज्म टूल, ठीक है, विच विल लीड टू हाई, ठीक है, कैजुअलिटीज़ एंड पैनिक इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये पैनिक क्रिएट करता है। ये है आप लोगों को इबोला वायरस, जो पेट में कृमि के रूप में होता है, ठीक है। द वायरस कैन ईजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है, यानी कि अब आप लोगों को पता चल चुका होगा टाइप ऑफ जूनोटिक वायरस ये है। उसके बाद द वायरस हैज़ अ 90% मॉर्टेलिटी रेट इसका है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डेथ रेट क्रिएट के, मतलब डेथ रेट को क्या हुआ था, नोट किया गया था। द आउटब्रेक्स इबोला वायरस हैज़ फोर्स द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू डिक्लेयर्स एन अलर्ट, ठीक है। तो ये सारी इसकी बातें हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है। दूसरा, फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न के रूप में किया जाता है।
तीसरा, फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन ऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त टॉक्सिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि आप लोग थोड़ा, आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा अगर एक्सट्रीम वर्ड एग्जाम हॉल में आप लोगों को दिख जाए। ठीक, तो ऑप्शन 1 एंड 2 आप लोगों को करेक्ट मिल जाता है। तीसरा केवल से जैसे ही देखो तुरंत हटा दो। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी यानी कि डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। डुगोंग की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को 2026 में इससे क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, और डुगोंग को लेकर मैं आप लोगों को 2014 का जब सेट सॉल्व करा रहे थे तो सारा मैंने पढ़ा भी दिया था, तो उसको अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है। उसके बाद ऑप्शन बी, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। बस एक्सट्रीम वर्ड दिख गया ना, तुरंत हटाओ। 2 ठीक है, आप लोगों का 50% काम हो चुका है। उसके बाद इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है, तो इसके बारे में अब आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। जल्दी से सोचो भाई। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। जब आप लोगों को एक एलिमिनेट मिल जाए तो आप लोग टिक कर सकते हो। ठीक, ऑप्शन, आप क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था या थे। ठीक, दादा भाई नौरोजी, JV सुब्रमण्यम अय्यर और RC दत्त, या फिर और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर ढूंढो। 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, मुझे पता है मैं फास्ट करवा रही हूँ, पर मुझे आप लोगों को ये सेट के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर देखते ही क्वेश्चन का देने की कोशिश करो। ठीक है, जल्दी से बताओ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। 3 के तीनों क्या थे, उपनिवेशवाद के आलोचक थे। और देखो, अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने को, मतलब कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करवाने को बोल रही हूँ, तो इसमें आप लोगों का 90% प्रॉफिट है। ठीक है, आप लोगों को प्रॉफिट इसलिए है कि आप लोगों को तुरंत दिमाग एक्टिव होता है, सोचते हो और गलत और सही जो भी हो वो आप लोग रिस्पॉन्स करने की कोशिश करते हो। अगर यही हैबिट एग्जाम हॉल में रहेगी तो आप लोगों का दिमाग और हाथ दोनों एक साथ चलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना ही पड़ेगा। तो ये या फिर यहाँ से करने की प्रैक्टिस कर लो या फिर वहाँ पर डायरेक्ट कर लेना। जो प्रैक्टिस नहीं करता है उसके मतलब लगभग चीज़ें गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना ही पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, विश्व आर्थिक संभावता यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट अत्यधिक न्यूज़ में रहती है, वो कौन सी संस्था के द्वारा जारी की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हर साल न्यूज़ में रहते भी हैं और हर साल रिपीट हो भी सकते हैं। ठीक है, तो एशिया विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिर यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यूरोपियन फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद US फेडरल रिजर्व बैंक या फिर वर्ल्ड बैंक। जल्दी से इसका आंसर दो, जुबान पर रटा होना चाहिए इसका आंसर सभी को। तो वर्ल्ड बैंक सही आंसर है, अब याद कर लो अगर नहीं पता था किसी को भी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात यानी कि स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, उसके बाद उसको 50 आधार अंक यानी कि बेसिस पॉइंट कम कर देता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी होने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए मतलब स्टेटमेंट ए, भारत का GDP विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी, विदेशी संस्था निवेशक हमारे देश में अधिक पूंजी लाएंगे, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं, या फिर इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी यानी कि लिक्विडिटी को प्रबलता में कमी आ सकती है। ठीक है, देखो इकोनॉमी के ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, तो इकोनॉमी के लगभग मैंने जो नोटिस किया है वो सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। और उसके बाद दूसरी बात, आप लोगों को उसके बारे में सोचना पड़ता है, रियल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ता है कि अगर 50 आधार अंक रिजर्व बैंक क्या है कि क्या कम करने को बोल रहा है, तो अगर वो आधार अंक कम कर देगा, ठीक है, तो मार्केट में क्या इफेक्ट हो सकता है, ये आप लोगों को खुद सोचना पड़ता है और इसकी प्रैक्टिस पूरे साल करनी होती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा, और अगर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश ज़रूर करो। ठीक है,
ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं, क्योंकि अब जब वो 50 अंक आधार क्या है आरबीआई खुद ही कम कर रहा है, तो लगभग अनुसूचित बैंक क्या करेंगे, वो अपना सारा पैसा आरबीआई के पास जमा करेंगे, क्योंकि वो बाद में उनको क्या करेगा, लोन ज़्यादा देगा। ठीक है। मेरा गला ख़राब होने की वजह से मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा दुखदाई हो रही है इस टाइम। मेरे गले को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर चलिए कुछ नहीं करना। वैसे भी 2 दिन वीडियो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, नहीं पढ़ पाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना, यानी कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया है। उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार यानी कि जीन थेरेपी में बड़ा योगदान देती है। कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर 1 और 2 कोई नहीं। ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या देख के लग रहा है, मैंने बोला था कि संभव कर सकता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट जितने होते हैं लगभग सही होते हैं, तो 2 के दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, या फिर कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हकरण अधिनियम 1937, या फिर खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस एवं खाद्य उत्पाद आदेश 1973। ठीक है। तो देखो ये इतना फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ये आप लोगों को जब पता होगा तभी भैया वहाँ इस तरह से क्वेश्चन छूना, वरना इन सबको इग्नोर करने का आप लोगों का इससे बेस्ट कोई चांस नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप लोगों को अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करो, वरना मैं बता दूं ऑप्शन 20 करेक्ट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 25 है, मिलता जुलता क्वेश्चन आप लोगों को 26 में देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए सरप्राइज्ड मत होना, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ठीक है। तो खारे पानी का मगर, ठीक है, ऑलिव रेडलेट टर्टल यानी कि कुर्म यानी कि कछुआ, गंगा का डॉल्फिन, और उसके बाद या फिर घड़ियाल। तो इसका आंसर बहुत इजी था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ऑलिव रेडलेट टर्टल, गैंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल, ठीक है, और खारे पानी का मगर, ये 4 की चारों स्पीसीज करंट अफेयर में 1 साल में रही हैं, और इन चारों में से कोई एक पेयर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों का अपवंचन यानी कि इवेजन की वकालत की गई है, या सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यकों, दलितों वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। कौन से सही है, 1 और 2, केवल 3, 1, 2 और 3, या फिर कोई भी नहीं। तो जल्दी से सोचो इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन डी मिल जाता है, कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है। तो यानी कि 3 के तीनों गलत स्टेटमेंट है। ठीक। तो अब आप लोगों का काम है इन तीनों गलत स्टेटमेंट को पढ़ना, वीडियो को यहीं पॉज कर लेना और इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस मैं कल या फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट होंगे देखकर ऐड ऑन कर दूंगी, या फिर यहीं से 1-2 क्वेश्चन फिर से लेकर, मतलब जितने इंपॉर्टेंट होंगे फिर से रिपीट करके 2016 के लिए कल रेडी रहना। ठीक है। आज के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। जो भी नए लोग आए हो वो यूपीएससी के इस बढ़िया से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आप लोगों को भविष्य में और अभी भी बहुत ज़्यादा लाभ मिले। ठीक है। बाय बाय, कल मिलते हैं फिर से।